हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अब आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जिनके भी मार्क्स एक अच्छे मार्क्स बैठ रहे हैं, मतलब जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस तो देख ली होगी कट ऑफ की। तो अगर उन कट ऑफ में आपके मार्क्स बैठ रहे हैं, या मैं आपसे कहूँ कि नियर अबाउट आपके अगर उतने मार्क्स हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना समय व्यर्थ किए हुए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि रेलवे जेईई जो है जब रिजल्ट देता है तो रिजल्ट के बाद मुश्किल से एग्ज़ाम डेट से 25 या 30 दिन, बहुत ज़्यादा दे देगा, 25 दिन या 1 महीना पहले ही आपको रिजल्ट देगा है। मान लीजिए अगर इसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम, तो ये मान के चलिए कि आपको ये फरवरी के एंड में ही आपको रिजल्ट देगा। तो इसीलिए जिनके भी मार्क्स अच्छे खासे बैठ रहे हैं वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपको मैं आज इस वीडियो में ये बात करूंगा कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलोज करनी है, सीबीटी 2 में क्या पढ़ना होगा, कितना समय मिलेगा। ये मान के चलिए अगर आपका मार्च में एग्ज़ाम है तो 2 से ढाई महीना अभी आपके पास समय है। तो इस 2 से ढाई महीने में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले हम लोग आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीटी 2 के लिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के तहत लेके चलूँगा। एक ओवरऑल बता दूँ कि इस बार जो सिलेबस इसका रहने वाला है, 150 क्वेश्चन जो इसमें से रहेगा, वो मेरे भाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहने वाला है कि 100 क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से रहने वाला है। अगर मैं बात करूं 50 क्वेश्चन की, तो जो आपका, अगर आप सिविल से हैं तो आपका सिविल का रहने वाला है, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का रहने वाला है, अगर आप इलेक्ट्रिकल की या किसी और ब्रांच के हैं तो 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल कोर्स से रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे दोस्तों की आपका 50 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे जो आपका 15 क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा, 10 मार्क्स आपका इस तरीके से रहेगा, 10 मार्क्स आपका इस तरीके से क्या क्या रहेगा। इसमें आपका जो 15 क्वेश्चन का पोर्शन रहने वाला है, यहाँ पे आपका जो है जर्नल साइंस का जो टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर आपको 10 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपको जो है 10 मार्क्स का इन्वायरमेंट वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है 15 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका इस तरीके से 15 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है। तो ये आपको नॉन टेक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नॉन टेक में आपको कंप्यूटर और आपको साइंस, आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, और आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट वाला पार्ट पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ ये आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, तो टेक्निकल का वेटेज किस तरीके से है, तो रेलवे ने जो आपको यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है जो सेकंड स्टेज आप सीबीटी होगा, और सेकंड स्टेज आप सीबीटी जो होगा उसमें सीबीटी 1 में जो क्वालिफाइड होंगे और 15 गुना लिया जाएगा। मतलब जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें सेकंड स्टेज के लिए जो कि आपकी वैकेंसी होगी, जिस भी आप जोन से भरे होगे उस जोन में जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 गुना 15 टाइम्स बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ भी आपका अब जो पेपर ये आपका होगा 120 मिनट का होगा। पहले आपका पेपर 90 मिनट का था। 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस के बारे में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा। यहाँ पे आपका जो है जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, उसके बाद बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटीज़। तो इस तरीके से आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको जैसे पहले बताया। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का टॉपिक जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स का होगा, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स का होगा, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट 10 मार्क्स का होगा, टेक्निकल एबिलिटी 100 का। टोटल आपको जो है 115 मार्क्स का और 115 क्वेश्चन आपका रहेगा। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस प्रकार से इस तरीके से सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं बारी बारी से टेक्निकल के बारे में बात करता हूँ कि आप देखो यहाँ पे, देखो ज़्यादा आपको हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल जो बातें इसमें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को रखना है। ज़्यादा हाई फाई बुक को भी नहीं लगाना है, अपने जेई लेवल के ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या टॉपिक दिया है, फोर्स, उसके रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे टॉपिक ऐसा नहीं दे दिया कि आप नहीं समझ पाओ। फोर्स दे दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया, फोर्स सिस्टम क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड। तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हो, बहुत बड़ी ऐसा टॉपिक नहीं दे दिया। आप ढूंढोगे आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में, आपके नोट्स में मिल जाएगा।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बिल्डिंग कंपोनेंट आपका होगा सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग, फ्रेम एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर हो जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल में आपको मेसोनरी मटेरियल से स्टोन, ब्रिक्स एंड मोर्टार, टिम्बर एंड मिसलेनियस मटेरियल्स। अगर हम बात करते हैं ग्लास की, प्लास्टिक, फाइबर, एल्युमिनियम, स्टील, गैल्वेनाइज आयरन, बिटुमन, पीवीसी, सीपीवीसी एंड पीपीएफ। तो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक अलग से है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर की बात करें, जॉब लेआउट, अर्थवर्क, फाउंडेशन टाइप, डिवाटरिंग, कॉफर डैम, बियरिंग कैपेसिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, स्टोन मेसोनरी, ब्रिक मेसोनरी, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मेसोनरी, कंपोजिट मेसोनरी। बिल्डिंग फिनिशेस की बात करें, फ्लोर फिनिशेस, आरसीसी, वॉल प्लास्टिंग, पॉइंटिंग। बिल्डिंग मेंटेनेंस की बात करें, फिर उसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग की बात करें, तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बीसीएमई मतलब आपको बिल्डिंग मटेरियल, तो आपको बीएमसी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई होगा, उसमें आपका आ जाएगा। पर आपको जो बिल्डिंग मेंटेनेंस वाला टॉपिक है, जिसको हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं बीसीएमई, उस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ज़्यादा आपको हार्ड लेवल नहीं पढ़ना, वो आपको बस एवरेज क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, सॉरी, थ्योरी जो होगी बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपको पढ़नी होंगी। तो आपको देखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अदरवाइज आप बीएमसी के क्वेश्चन लगाने बैठ जाओगे, तो बीएमसी तो लगाओ ठीक है, बीएमसी तो आपका आएगा, पर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है, बिल्डिंग ड्राइंग है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वही सारी चीज़ें जो आप पहले से एसएससी वगैरह में पढ़ते आए हो, सीमेंट प्रॉपर्टी, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करता हूँ सर्वेइंग में, तो सर्वेइंग में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लास्ट का टॉपिक एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग और एडवांस सर्वे इक्विपमेंट का टॉपिक है आपका। बाकी सारा कुछ वही आप जो पढ़ते आते हो एसएससी वगैरह में, सारा वही कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेवलिंग का वही टॉपिक, वही आपका प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेइंग कंपास, वही चेनिंग एरर्स, वही सारी चीज़ें हैं। तो आप जब भी आप पढ़ो तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान से पढ़ना है कि थोड़ा बहुत एडवांस सर्वे इक्विपमेंट के बारे में, एरियल सर्वे, रिमोट सेंसिंग के टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ इसके आगे, आपका एक टॉपिक दिया है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको हम लोग ऑटोकैड वगैरह कहते हैं ना, तो ऑटोकैड का टॉपिक यहाँ से एग्जाम के आपके अंदर आ सकता है। यहाँ पे दे भी रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ऑटोकैड की थ्योरी भी आपको यहाँ पे इन्हेंस करनी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हो, तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के नाम दिए हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इन डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, या फिर पेवमेंट, या फिर अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, या फिर अर्दन डैम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सीपेज एनालिसिस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बेयरिंग कैपेसिटी, कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो जियो टेक्निकल सॉइल आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सॉइल आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, पर यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा टॉपिक को दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को जरूर अपने नज़रों से निकालना है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेबस दिया है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में सारा सब कुछ नहीं दे दिया है आपको, बस केवल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो पाइप, फ्लो थ्रो ओपन चैनल, फ्लो मेजरिंग एंड होल्डिंग मशीन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्या करते हो, लेकर के पूरा बैठ जाते हो। एक बार सिलेबस देखो, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको चिन्हित करो, सबसे पहले उन पे ही अपनी जो है प्रहार करो, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि बहुत ही कम समय है, और कम समय के अंदर आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो नहीं कवर कर पाओगे। पर जो सिलेबस में है, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया है उसको पहले इन्हेंस करो, उसको पहले अपने पकड़ में लेकर आओ। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें और है, पर यहाँ पे जो ही टॉपिक दिया गया उन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स आप देख लीजिए, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को ही उन्होंने दे रखा है, जो कि उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ लेना होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग में, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, रिजर्वायर प्लानिंग, पर्कुलेशन टैंक, डाइवर्जन एंड हेडवर्क, इनको आपको पढ़ना है। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर की बात करें, बस इसमें मतलब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि आपका जो सोम होता है, मॉस, ये जो मैकेनिकल में इसको मॉस कहते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका जो होता है, इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया, शियर फोर्स हो गया आपका, बेंडिंग मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेसेस इन बीम, एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस, स्ट्रेन एनर्जी, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। देखो इसमें आपका डिफ्लेक्शन भी नहीं दिया है ना, डिफ्लेक्शन का टॉपिक भी नहीं है। तो जो जो टॉपिक आपका है सबसे पहले उनको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में टॉस में आपका डायरेक्शन है, बेंडिंग स्ट्रेस दे रखा है, यहाँ पे देखो स्लोप डिफ्लेक्शन यहाँ दे रखा है, फिक्स्ड बीम दे रखा है, कंटिन्यूस बीम, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी में डब्ल्यूएसएम दिया है, एलएसएम दिया है,
सिंगली रीइंफोर्स बीम का एंड आपका डबल रीइंफोर्स बीम। शेयर का टॉपिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एनालिसिस ऑफ टे बीम एंड एक्सियली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग। तो जो टॉपिक पहले दिया है तो उन सब टॉपिक को सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उन सब टॉपिक को पहले पढ़ना है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में दे रखा है टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन में दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे आगे यहाँ पे ऊपर हाईवे में दे रखा है, इन्वायरमेंट में दे रखा है, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के टाइप्स ऑफ एस्टिमेट आपको पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको जो आपका सिलेबस एसएससी में है बहुत ही उससे कम ही पढ़ना है, पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखना। अदरवाइज अगर इन सब टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, पर आपका जो है टॉपिक एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सिलेबस मेरे भाई, सिलेबस को अपने सामने इसका प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे इसको चस्पा कर दो, चिपका दो, और वहाँ पे मार्क करते रहो क्या क्या आप पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को ट्रैक कर पाओगे। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने सिलेबस बता दी और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब आपको यहाँ पे एक बातें हैं जो कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि क्या आपको यहाँ पे करना चाहिए, कैसे चीज़ें आपको अपने हैंडल करनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अपना सिलेबस निकाल लो, सिलेबस निकाल के अपना देह दीवार पर लगा दो। उसी सिलेबस से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को पढ़ो और डिसाइड करो कि मेरे पास केवल 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ है। तो 1 मंथ के अंदर सबसे पहले आप जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है रिवाइज भी करना है, मतलब आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है और अपना जो सिलेबस उस सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाए और 1 महीने में सारा सिलेबस आपका जब कवर हो जाए तब आपको चलना होगा आगे की तरफ। आगे फिर आपको अपने मॉक टेस्ट की तरफ चलना होगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, सिलेबस कवर आपने कर लिया है, ठीक है, सिलेबस आपने कवर कर लिया है, फिर आपको सेकंड स्टेप में आपको मॉक टेस्ट में जाना होगा। तो बस आपको कुछ नहीं, जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाओगे तो आपको एक कॉपी अपने पास रखनी होगी। आपने सिलेबस हालांकि पढ़ा होगा पर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को आपको इस नोटबुक के अंदर अपना मेंशन करते जाना है। डेली डेली आपको एक टेस्ट लगाना है और यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपको वीकली में इसको रिवाइज करते रहना है कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। आप देखोगे आपके मॉक टेस्ट के नंबर बहुत ही ज़्यादा ग्लो होते हुए दिखेंगे, मतलब आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और जो टॉपिक आपका यहाँ पे सिलेबस में छूट गया होगा आपको मॉक टेस्ट के जरिए वो मिल जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखने मिल जाएगा। अभी स्टार्टिंग के 1 महीना मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। इन मॉक टेस्ट के चक्कर में अपना समय अभी मत बर्बाद करना। अभी आपका मेन फोकस है कि सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पूरा कंप्लीट करो। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा, साथ ही साथ अपने समय में आपको कंप्यूटर, क्योंकि देखो आप 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, पूरा आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर भी लेते हो तो मान के चलता हूँ कि इतना ज़्यादा आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ ले आओगे तो आपको 80 नंबर ले आओगे। यही मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 80 नंबर बहुत ज़्यादा है, ये आपका 80 नंबर मान के चलता हूँ। पर जब तक आप इन 50 क्वेश्चन में से अपने आप को नहीं निकाल के इसमें एड ऑन करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस 50 क्वेश्चन में आपका नंबर सबसे पहले तो देखो 15 क्वेश्चन का आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो आपको देखो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपने जस्ट CBT 1 क्वालिफाइड किया है तो आपने फिजिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब साइंस आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं को बस 10 से 15 मिनट डेली 10 से 15 मिनट जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं को केवल रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा जो अभी तक आया है, ठीक है। नहीं कि आप अलग से इसको फिर से पढ़ रहे हो, फिर से कहीं से पढ़ रहे हो, नहीं, जो आपने अभी तक पढ़ते हैं उसी को बस आपको रिवाइज करना है 10 से 15 मिनट। अपने समय को बहुत बचाना है, क्योंकि अदरवाइज आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, फिर आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ कर लेना है। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा नहीं भागना है कि जनरल अवेयरनेस कैसे करें, 15 नंबर का आएगा, इसको छोड़ो। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को देखना है। कंप्यूटर को बेसिक, कंप्यूटर आपका जो बेसिक से आएगा तो आपको ज़्यादातर परीक्षा मंथन की एक बुक आती है कंप्यूटर के लिए, तो परीक्षा मंथन की बुक आप ले लीजिएगा, उसके तहत आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये हो गया 10 नंबर आपका इन्वायरमेंट। तो हाँ, इन्वायरमेंट के टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो इन सब पे अपना फोकस करना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूँ कि आपको वही लोसेंट की पढ़ लेनी है या फिर आपको अरविंद पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ लेनी है, उन्हीं से आपका हो जाएगा। ज़्यादा आपको कुछ नहीं माथापच्ची करनी है। तो मैंने जो चीज़ें बता दी। अब हाँ, अब क्या है कि कौन सी बुक भैया फॉलो करें। देखो बुक फॉलो में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो इसकी
आरआरबी के जो पीवाईक्यूज हैं, सबसे पहले तो आपको आरआरबी के पीवाईक्यूज को क्वेश्चन को लगाने हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो आइडिया आपको जनरेट यहाँ से होगा कि आरआरबी के पीवाईक्यू से। उसके बाद आपको लेटेस्ट एमसीक्यूज लगाने हैं। देखो अभी कुछ लोग कहोगे भैया मुझे को तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं। तो अगर आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू नहीं समझ में आ रहे हैं कहाँ से करें, तो आप किसी के बैच के साथ ऑनलाइन जा सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर आप अपने आप से कर सकते हो तो आप अपने आप से सेल्फ करना। अगर आप नहीं कर सकते, किसी भी ऑनलाइन बैच से जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हो आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो जो कराएंगे, जो आप क्या करोगे, इस बुक को उठाओगे, इस बुक्स को उठाओगे, यूथ को उठाओगे, फिंगरप्रिंट उठाओगे, या फिर आप कोई और यस मास्टर उठाओगे, तो इन सब के क्वेश्चन आप उठा करके तब अलग अलग प्रैक्टिस करोगे। जब आप किसी का बैच ले लोगे तो उस बैच में आपको क्या होगा, कि इन सब का इंक्लूडेड आपको पोर्शन मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा अपना समय नहीं देना पड़ेगा। तो समय क्योंकि कम है तो आपको जितना भी हो सके, अगर अपने आप से सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ पढ़ाई करना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी का ले लेना, XYZ जिसका आपको सही लगता हो, जिसका आपको समझ में आता हो, जिस पे ऑनलाइन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चलते हो आप उसको ले लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना आप कर लेना। बाकी थ्योरी अपने आप से कवर करना, सिलेबस उस चीज़ों को पढ़ना, देखना कि आप हालांकि आप सर्वे पढ़े हो पर उसमें देखना कि कौन सा टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर वहाँ से हल्का भी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर सिलेबस में टॉपिक दिया है आप पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। पूरा समय CBT 2 में दीजिए और ज़्यादा आपको प्रेशर के साथ नहीं करना है, आराम से पढ़ाई करना है, 5 से 6 घंटे नींद लेना है, खाना भी प्रॉपर तरीके से खाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। ठंडी का समय है, बहुत ही बच के रहना है। यहाँ अगर तबीयत खराब हो जाती है, हफ्ता भर निकल जाएगा तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो आप काफ़ी पीछे हो जाओगे। इसलिए अपना भी ख्याल रखना है, पढ़ाई भी ख्याल रखना है और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। बाकी कोई समस्या हो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।